हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। 2025 का सेशन यहाँ पे शुरू हो गया। करे जा टेंशन नहीं लेने का, पूरा का पूरा आपको हम पढ़ा देंगे। पूरा नोट्स पीडीएफ के साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हमारा जो यहाँ पे शुरू हुआ है वो हुआ है क्लास 12th बायोलॉजी का। किसका भैया? करे जा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। भैया कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है। करे जा चैप्टर नंबर 2 क्या है? मानव जनन। बोले तो गुरुदेव ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मानव जनन। चैप्टर नंबर 1 गुरुदेव कौन सा है? तो वो आपका जो चैप्टर 1 था, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसको मैंने पढ़ा दिया है पूरा पूरा। नहीं पढ़े तो जाओ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बाकायदे अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, है कि नहीं? अरे गुरुजी आप तो एकदम आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगाने वाले हैं। सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट करें? पड़ोसी का क्या? पड़ोसी भाई पढ़ चुका है, मुझसे 95% पढ़ के लाया है। नहीं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, हमें पता है भैया मेरे ऊपर भरोसा भरोसा नहीं करोगे आप, जाके पूछ लेना कि शिवम से पढ़ के लाए हो क्या? वो बोलेगा हाँ गुरुजी लाया था, अरे वही पढ़ाया था मुझे, इसीलिए मैं लाया था। है कि नहीं? मजा आ गया, गुरुदेव एकदम आग लगा दिया। चलिए, ये भैया आपका चैप्टर नंबर 2 है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी का एनसीईआरटी का बढ़िया वाला चैप्टर है कि नहीं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे सर, तो शुरुआत आपको मैं पूरा पढ़ा दूंगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा, वो भी हैंड रिटेन नोट्स पे मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव प्रजक या जरायुज क्या है? प्राणी है। जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, यह कैसा प्रजनन करता है? लैंगिक प्रजनन करता है। अच्छा गुरुजी, ये लैंगिक प्रजनन का मतलब नहीं समझाया गुरुजी। लैंगिक का मतलब होता है करेजा, जिस जिस जनन प्रक्रिया में दो जनक भाग लें, दो जनक भाग लें, दो जनक भाग लेकर क्या पैदा करे भैया? बच्चे पैदा करें। क्या पैदा करे? बच्चे पैदा करते हैं गुरुदेव, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो जो मानव होता है, मानव में गुरुजी नर और क्या आता है गुरुदेव? मादा आता है। तो नर और मादा मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एक सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी होता है। ठीक है ना? उसके बाद मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं क्या क्या है? यानी कि जब कोई भी मनुष्य, वो नर और मादा दोनों जब लैंगिक प्रजनन करते हैं, तो उसके पश्चात क्या क्या ऐसी घटनाएं सामने आती है, परिघटनाएं हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला युग्मक जनन, अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का निर्माण होता है। जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है, जब वो लैंगिक प्रजनन करता है, तो सबसे पहला बात करें तो युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन मतलब जो पुरुष होता है शुक्राणु का निर्माण करता है, और जो मादा होती है वो अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है ना? फिर अब ये शुक्राणु और अंडाणु तो बन गया, अब इनका क्या होगा? स्थानांतरण होगा। मतलब युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण वीर्य सेचन अर्थात मादा के जनन पथ पर शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। यानी कि वीर्य का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद निषेचन की घटना होती है, अर्थात नर व मादा युग्मकों का संलयन व युग्मनज का निर्माण होता है। चौथा, इसके बाद कोरक पुटी की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना होता है। और फिर भ्रूणी परिवर्धन यानी कि गर्भावधि होता है, और शिशु का जन्म यानी प्रसव की क्रिया घटित होती है। मतलब कुल मिला के जो जब जनन की क्रिया होती है तो उसमें कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं, वो आपके सामने मैंने रखा। सबसे पहले क्या होता है? वीर वीर यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण होता है। फिर उनका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होने के बाद वो निषेचन की क्रिया करती है। निषेचन करने के बाद
क्या होता है, कोरक पुटी का निर्माण होता है, फिर कोरक पुटी के बाद भ्रूण बनना शुरू होता है, और भ्रूण के बाद अगर हम बात करें तो शिशु का क्या होता है, 9 महीने बाद जन्म होता है। सबसे पहला आपको पढ़ना है नर जनन तंत्र। क्या पढ़ना है सर? नर जनन तंत्र आपको पढ़ना है, ठीक है ना? क्या पढ़ना है सर? नर जनन तंत्र आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करें तो नर जनन तंत्र में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग नर जनन तंत्र में, तो इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रजनन तंत्र, यानी कौन कौन सी प्रजनन तंत्र होता है। मनुष्य में नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक जनन तंत्र पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें मनुष्य में नर और मादा में अलग अलग प्रकार क्या पाए जाते हैं, हमारे लैंगिक जनन तंत्र पाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक प्राथमिक पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है, द्वितीयक लैंगिक अंग पाए जाते हैं। तो जो नर जनतंत्र होता है, नर जनतंत्र होता है, इसमें अगर हम बात करें सबसे पहला हम डालेंगे प्रजनन तंत्र। अब जो प्रजनन तंत्र वो चाहे नर की बात करें या फिर मादा की बात करें, दोनों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रजनन तंत्र की बात करें तो नर और मादा में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है ना। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नर में प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या डालेंगे? नर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, ध्यान देना सर। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग किसका? नर का, क्योंकि नर जनतंत्र हेडिंग मैंने बनाया था ना, बस वही है, ठीक है ना। नर में वृषण की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का क्या करती हैं सर? निर्माण करती हैं। यानी कि जो नर होता है, नर में वृषण की जो जनन कोशिकाएं होती है, इसमें विभाजन और परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद नर के वृषण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नर के बाह्य एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा सहायक नर ग्रंथियों के निर्माण का क्या करती है सर? कार्य करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जनदो की क्रियाविधि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एलएच एवं एफएसएच हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे दूसरा, अब एक प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया है, अब द्वितीय क्या है यहाँ पे? सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। तो ये युग्मक उत्पन्न नहीं करते हैं किंतु जनन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो सहायक और द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं मनुष्य में, ये कभी भी अगर हम बात करें युग्मक को उत्पन्न नहीं करेंगे, कभी भी उत्पन्न नहीं करते, लेकिन जनन में क्या करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नर के प्रमुख सहायक अंग शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्वन एवं काउपर ग्रंथियां होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यौनारंभ। अब ये यौनारंभ क्या होता है? यौनारंभ क्या होता है? किसमें? किसी भी मेल में, लड़के में। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही यौनारंभ होता है। लड़कों में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष की अवस्था में होता है। इस दौरान लड़कों में परिवर्तन एवं अंतर क्या होता है? स्पष्ट होता है, ठीक है। अब अगला यहाँ पे लिखेंगे नर जनन तंत्र के भाग एवं कार्य, यानी जो नर जनन तंत्र हैं इनके कौन कौन से भाग होते हैं और इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो एक तरफ आप लिखेंगे अंग बोले तो ऑर्गेन्स, और दूसरी तरफ लिखेंगे कार्य बोले तो फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक जनन अंग की बात करें तो जो वृषण होता है, वृषण का कार्य होता है नर युग्मक मानी कि शुक्राणु व लिंग हार्मोन्स का क्या करना? उत्पादन करना, मतलब उसको उत्पन्न करना। दूसरा जो होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। अब द्वितीयक लैंगिक अंग में पहला जो आता है नलिकाएं आती हैं, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। तो सहायक नलिकाओं में सबसे पहला बात करें शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाओं को ही हम लोग अपवाहक नलिकाएं भी बोलते हैं। शुक्रवाहिकाओं को क्या बोलते हैं? अपवाहक नलिकाएं भी बोलते हैं। इनका जो कार्य होता है वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक क्या करना?
स्थानांतरण करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है अधिवृषण। अधिवृषण का कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का परिपक्वन करना अधिवृषण का कार्य होता है। शुक्रवाह का क्या कार्य होता है? शुक्राणुओं का परिवहन करना। इसका शुक्राणुओं का परिवहन करना। और स्खनन नलिकाएं भैया, स्खनन स्खनन नलिकाएं का क्या कार्य होता है? तो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से मूत्रवाहिनी तक ले जाना स्खलन नलिकाओं का क्या होता है? कार्य होता है। जनन मूत्र वाहिनी का क्या कार्य होता है? तो वीर्य का परिवहन करना। वीर्य का परिवहन करना जनन मूत्र वाहिनी का क्या होता है? मेन कार्य होता है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे ग्रंथियां। अगर ग्रंथियां की बात करें तो सबसे पहला है शुक्राशय। शुक्राशय का कार्य होता है वीर्य के द्रव्य का निर्माण करना। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है? वीर्य के द्रव भाग्य का निर्माण करना। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का क्या कार्य होता है? वीर्य के द्रव का निर्माण स्नेहन करना। उसके बाद है तीसरा यहाँ पे वाह जननेन्द्रिया। तो वाह जननेन्द्रिया में जो हमारा लिंग आता है यह एक मैथुन अंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भैया नर जनतंत्र का क्या है यहाँ पे चित्र, अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने डायग्राम खोल कर रख दिया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा शुक्रवाहक है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये मूत्र वाहिनी है, ये तो पूरा पेनिस हो गया हमारा। ये अधिवृषण होता है, ये वाला इसके ऊपर वाला अंदर वाला वृषण होता है। इधर बात करें तो ये जो नीचे होता है ये मलाशय होता है। और यहाँ पे ये जो आई हुई है मुड़कर ये सेमिनल पुटिकाएं हैं। और ये यहाँ पे वीर स्खनन नलिका होती है। और ऊपर आपका जो आया है वो मूत्र वाहिनी होता है। तो अगर बनाना चाहते तो फिगर 1 बना सकते हैं नर जनन तंत्र का। क्लियर है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं वृषण के बारे में। जो वृषण है एक ऐसा टॉपिक है भाई साहब बोर्ड में कहीं ना कहीं घुस जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना है। वृषण डालिए, वृषण बोले तो टेस्टिस क्या होता है? वृषण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। यह उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्रमार्ग में स्खनली वाहिनी के रूप में क्या होती है सर? खुलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना मतलब कि जो वृषण होता है वो किस प्रकार से होता है यहाँ पे समझेंगे। प्रत्येक वृषण लगभग 250 पिरामिडी वृषण वृषणी पिंडकों से विभक्त होता है, जिनमें 1 से 4 महीन तथा अति कुंडलित शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। इनसे शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जनन द्वारा क्या बनते सर? शुक्राणु बनते हैं। आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? आगे लिखेंगे शुक्र जनन नलिकाओं के अतिरिक्त पिंडक के ऊतक में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतराली कोशिकाएं भी होती हैं। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लीडिंग कोशिकाओं के नाम जानते हैं। ये कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या करती है सर? श्रावण करती हैं। ओके, एंड जो शुक्राणु जनन को प्रेरित करती हैं या फिर प्रेरित करता है। आगे पॉइंट में क्या लिखेंगे? आगे पॉइंट में क्या लिखेंगे? जननिक उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली जो कोशिकाएं होती है शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजन कोशिकाएं, और जो दूसरी कोशिकाएं होती है शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने वाली सरटोली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वृषण कोश। सर वृषण कोश क्या होता है? ध्यान देना, टांगों के बीच में लटका थैलांगमा कोश जिनमें 2 वृषण स्थित होते हैं वृषण कोश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? वृषण कोश कहलाते हैं। यह पतली रोम युक्त त्वचा द्वारा क्या रहता है? प्रायः प्रायः घिरा रहता है। वृषणों का उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होना इसीलिए आवश्यक है कि उदर की अपेक्षा वृषण कोशों का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो सर? कम होता है, जो शुक्रजन के लिए क्या होता है? एक आदर्श तापक्रम है। उसके बाद यहाँ पे है शुक्रवाहिकाएं। सर शुक्रवाहिकाएं क्या होती है? ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो वृषण जालक से निकलती हैं तथा वृषण के पक्ष सतह पर एक लंबी नलिका
एपिडिडाइमिस में क्या होती है सर, खुलती है। ओके, अगला यहाँ पे है शुक्रवाहिनी। सर शुक्रवाहिनी क्या होता है, प्रत्येक वृषण के कुछ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। यह स्खनन वाहिनी बनाती, क्या बनाती है, यह स्खनन वाहिनी बनाती है। पांचवा है शुक्राशय। सर शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय की बात करें तो ये एक जोड़ी मांसल ग्रंथिल थैली के आकार की क्या होती है सर, संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्राशय से अनेक अंधवर्ध निकलते होते हैं, जिनसे शुक्रीय तरल का स्राव होता है, और यह तरल वीर का अत्यधिक भाग बनाता है। यह तरल क्या करता है, वीर का अत्यधिक भाग बनाता है। उसके बाद है इसमें क्या है, इसमें फ्रैक्टोज, प्रोटीन्स, साइट्रेट आदि पाए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी अपनी ओर के शुक्रवाहिनी से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। ठीक है, अब अगला लिखेंगे स्खलन वाहिनी। सर स्खलन वाहिनी क्या होती है, ध्यान देना बाकायदे से। ये स्खलन वाहिनियां क्या होती हैं, प्रत्येक शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग से मिलकर एक मूत्र जनन नलिका बनाती है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे मूत्र मार्ग। सर मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्राशय से एक वाहिनी निकलकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा शिश्वन के शीर्ष भाग पर क्या करती है सर, खुलती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला वो प्रोस्टेट ग्रंथि। अच्छा सर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, यह भूरे रंग की अखरोट आकार की ग्रंथि होती है। यह जली क्षारी दुधिया रंग का तरल स्रावित करती है। यह शुक्राणु को क्या बनाता है सर, सक्रिय बनाता है। यह शुक्राणु क्या बनाता है, सक्रिय बनाता है। अगला है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि या फिर काउपर की ग्रंथियां। ये क्या होती हैं, तो जो मूत्रमार्ग होता है इसके दोनों तरफ एक एक छोटी पीले रंग की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम लोग काउपर की ग्रंथियां कहते हैं। ये क्षारी श्लेष्मयुक्त द्रव का क्या करती है सर, हमेशा और हमेशा स्राव करती हैं। उसके बाद 10वां यहाँ पे शिश्वन बोले तो पेनिस। ये क्या होता है, यह त्वचा से ढका रहता है और शिश्वन के अंदर का भाग अत्यधिक क्या होता है, संवहनी और स्पंजी होता है। अगला है यहाँ पे वीर। ये वीर क्या होता है, जिसको बोलते हैं सीमन। वीर क्या होता है, ध्यान देना। तो इसमें लिखेंगे मैथुन के समय शिश्वन के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र जनन छिद्र से जो द्रव निकलता है वही क्या कहलाता है, वीर कहलाता है, सीमन कहलाता है। वीर में उपस्थित शुक्राणु प्रायः 10% होते हैं, को छानकर अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे हम लोग सुक्रिय जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। अगला है आपका यहाँ पे मादा जनन तंत्र। अभी हम लोग ने नर जनन तंत्र पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र में सबसे पहला डालेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। तो मादा में अंडाशय की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण करती हैं। मादा के अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स एस्ट्रोजन द्वितीयक एवं बाह्य लैंगिक लक्षणों सहायक मादा ग्रंथियों तथा रज चक्र या मासिक चक्र का विकास एवं नियमन करती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे है वो क्या है, सहायक या द्वितीयक लैंगिक। तो इसमें क्या क्या आता है, मादा के प्रमुख सहायक अंग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि भग, बर्थोलीन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है ना। अब लड़कियों में यौनारंभ की बात करें, हेडिंग डालेंगे तो लड़कियों में यौनारंभ 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है। और यहाँ पे एक आप मादा जनतंत्र का चित्र बना सकते हैं, पूरा पूरा हाथ से बनाया गया चित्र है। और क्लास 12th बायोलॉजी का नोट्स पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जुड़े लिंक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप सारे नोट्स, सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा। अब हम बात करें अंडाशय।
क्या है सर? ओवरी। ये सर अंडाशय क्या होता है, ध्यान देना। अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। ठीक है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा क्या होता है, प्रायः और प्रायः जुड़ा होता है। अंडवाहिनियां क्या होती हैं, इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे सर अंडवाहिनियां गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करें गर्भाशय की। सर गर्भाशय क्या होता है, तो ध्यान देना प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है। जो मादाएं होती प्रत्येक मादा में एक गर्भाशय होता है। गर्भाशय एक ग्रीवा द्वारा योनि में खुल खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल यानी कि बर्थ कैनाल की रचना करती है। ओके। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। अब ये 3 परतें क्या क्या हैं? सबसे पहली अगर हम लोग परत की बात करें, सबसे पहली परत की बात करें सर, तो बाहरी परतें झिल्ली में अस्तर के परिगर्भाशय कहते हैं। दूसरा बात करें तो मध्य मोटे चिकने पेशी अस्तर को गर्भाशय पेशी अस्तर कहा जाता है। तीसरा बात करें आंतरिक ग्रंथिल अस्तर को गर्भाशय अंतः अस्तर कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को क्या करती है, अस्तरित करती है। अब हेडिंग डालेंगे अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना। अगर हम बात करेंगे कि अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना क्या होता है, तो क्या क्या उसमें होता है पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर देख लेंगे। ठीक है ना। तो प्रत्येक अंडाशय के बाहर की ओर घनाकार जननिक उपकला होती है। जननिक उपकला के बाहर का आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। जननिक उपकला के ठीक नीचे सघन संयोजी ऊतक की एक सफेद परत होती है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, अंडाशय के भीतर के ऊतक को स्ट्रोमा कहा जाता है। जो अंडाशय होता है इसके भीतर जो ऊतक पाया जाता है उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। परिपक्व अंडाशय पुटक ग्राफियन पुटिका कहलाता है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH के नियंत्रण में क्या करता है, वृद्धि करता है। अगला यहाँ पे इसकी पुटक कोशिकाएं मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का श्रावण भी करती हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक प्रत्येक पुटिका में एक अंड कोशिका होती है जो अंडाणु बनाती है। अगले स्टेप पॉइंट लिखेंगे जननिक उपकला कोशिकाएं स्ट्रोमा में धसकर पुटिका बनाती हैं। एक वयस्क मादा के दोनों अंडाशयों में लगभग 1,20,000 से 1,60,000 पुटिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 485 पूरे प्रजनन काल तक क्या रहती है सर, परिपक्व होती है, बाकी सब बेकार हो जाती हैं। शेष भिन्न भिन्न समय पर नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने की क्रिया को पुटकी गिरता बोलते हैं। दोनों अंडाशयों में अंडाशयों में रूपांतरित रूप में केवल एक अंडाशयी पुटक प्रत्येक 28 दिन में क्या होता है सर, परिपक्व होता है। और यहाँ पे अंडाशय का आप फिगर बना सकते हैं। जो अंडाशय का सूक्ष्मदर्शी संरचना की बात करें तो यहाँ पे पूरा का पूरा है, बना सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसका अच्छे से फिगर बना पाए। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे युग्मक जनन। सर ये युग्मक जनन क्या होता है, ध्यान देना। जननांगों में युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनाते हैं। ठीक है ना। अगला यहाँ पे शुक्र जनन। सर शुक्र जनन क्या होता है, किसे कहते हैं शुक्र जनन, तो वृषणों की जननन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। यह जो शुक्र जनन प्रक्रिया होता है पुरुषों में
यौनारंभ के प्रारंभ होने के समय शुरू होता है। शुक्र जनन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनन कोशिकाओं से स्पर्मेडिड का निर्माण और दूसरा है स्पर्मेडिड से शुक्राणु का बनना। पहला यहाँ पे जनन कोशिकाओं से स्पर्मेडिड का निर्माण, तो इसमें तीन भाग होते हैं। सबसे पहले गुणन प्रावस्था होती है। अब गुणन प्रावस्था में क्या होता है, ध्यान देना। तो प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये क्या होते हैं, प्रायः प्रायः द्विगुणित होते हैं। दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था। तो शुक्राणु जनन कोशिकाएं सरटोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ ग्रहण करती हैं और वृद्धि करके प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती हैं। और ये कैसी होती है सर, तो ये प्रायः प्रायः द्विगुणित होती हैं। तीसरा है परिपक्व प्रावस्था। सर ये परिपक्व प्रावस्था क्या होती है, तो इसमें लिखेंगे इस प्रावस्था में प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनके फलस्वरूप चार अगुणित स्पर्मेटिड का क्या होता है सर, निर्माण होता है। ठीक है ना। अगला लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे सर, स्पर्मेटिड से शुक्राणु का बनना, यानी जो स्पर्मेटिड होता है ये किस प्रकार शुक्राणु बनाता है वो हेडिंग डालेंगे। लिखेंगे इसमें यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन या शुक्र कायांतरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक अति सक्रिय गतिशील सूक्ष्म शुक्राणु में क्या हो जाती है सर, परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्राथमिक जनन कोशिका है जो कि द्विगुणित होती है और इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु जनन कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर जब इनमें वृद्धि होता है तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड बनाता है। फिर इसमें परिपक्वन प्रावस्था होती है तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड बनता है। फिर इसके बाद हमारा स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड परिपक्व होकर शुक्राणु का निर्माण करती हैं और यही शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे शुक्राणु। ये सर शुक्राणु होता क्या है, शुक्राणु तो बन गया बट शुक्राणु होता क्या है, किसे कहते हैं सर शुक्राणु, ये आप लोग जानिएगा। तो मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है और यह तीन भागों में क्या रहता है, विभाजित रहता है। पहला सिर बोले तो हेड, इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है। सिर का प्रारंभिक भाग एक्ट्रोसोम होता है जो गोल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। इस प्रकार यह निषेचन में क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। दूसरा जो होता है ग्रीवा एवं मध्य भाग होता है। अब सर ग्रीवा एवं मध्य भाग क्या होता है, तो इस भाग में एक जोड़ी तारकाय उपस्थित होता है। इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अच्छी तंतु उपस्थित होता है। इस अच्छी तंतु के चारों ओर उपस्थित माइक्रोकैंड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए क्या करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं या फिर ऊर्जा उसे देती है। तीसरा यहाँ पे पूछ, ये सर टेल क्या होता है, पूछ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा ग्रीवा व मध्य भाग का अच्छी तंतु इस भाग में भी उपस्थित रहता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है जिसे मुख्य खंड हम लोग कहते हैं, तथा शेष भाग जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता उसे हम लोग अंतःखंड कहते हैं या उसे अंतःखंड कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें शुक्राणु का, एक यहाँ पे आप सूक्ष्मदर्शी संरचना बना सकते हैं जो कि बहुत ही बड़ा है, इसको आप छोटा करके बना सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करके मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भिजवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। अब अगला हेडिंग आप डालेंगे वो सर क्या डालेंगे, अंड जनन। सर अंड जनन क्या होता है, तो द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंड कोशिका का निर्माण अंड जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया भी 3 चरणों में पूर्ण होती। कितने चरणों में पूर्ण होती है सर, 3 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला जो चरण होता है सर जी, गुणन प्रावस्था होता है। सबसे पहला चरण क्या होता है सर,
गुणन प्रावस्था होता है। तो अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाशयी पुटिकाओं का क्या होता है सर, निर्माण होता है, जिन्हें अंडाणु जनन कहा जाता है। और ये प्राय क्या होते हैं सर, द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं ये सर, द्विगुणित होते हैं। दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था। सर वृद्धि प्रावस्था क्या होता है, अंडाणु जनन के समूह में से एक कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक अंडक बनाती है, जो कणिका में कोशिकाओं से घिर जाती है। तीसरा जो होता है सर, परिपक्व प्रावस्था। और सपरिपक्व प्रावस्था क्या होता है, द्वितीयक ग्राफिकन पुटिका में उपस्थित प्राथमिक ओसासाइड में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो असमान अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी अगुणित द्वितीयक ओसासाइड तथा एक छोटी पोलर काय बनता है। अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु तथा द्वितीयक पोलर काय बनाती हैं, ठीक है ना। अंडाणु को हम लोग क्या कहते हैं सर, डिंब कहते हैं। और ध्रुव कोशिकाएं जनन में भाग नहीं लेती और शीघ्र ही क्या हो जाती सर, नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनती है, जिसमें गुणन प्रावस्था होता है, अर्थात अर्धसूत्री भाजन होता है, जिसे हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं। उसके बाद ये प्राथमिक पोलर काय बनाती है, जो कि वृद्धि प्रावस्था है। यह एक प्राथमिक अंडक होता है। इसके बाद इसमें परिपक्वम प्रावस्था होता है, जिसके बाद द्वितीयक अंडक बनाती है। हाँ, और द्वितीयक अंडक से क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और ये क्या है, एक अंडाणु जनन की क्रिया होता है। अब हम बात करेंगे एक एक चीज करके, वो क्या बात करेंगे, अंड की। सर ये अंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अंड किसे कहते हैं। मानव का अंड गोल अकवचीय अपितकी एवं अचल युग्मक होता है। इसके कोशिका द्रव्य को उप्लाज्म कहते हैं। अंड से दो आवरणों एवं एक अकोशिकी जोना टेल्यूसिडा एवं एक बहुकोशिकी कोरोना रेडिएटा से क्या होता है सर, घिरा होता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें गुणसूत्री। सर गुणसूत्र क्या होते हैं, तो इंटरफेज केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान संरचनाएं बनाती हैं, और इन रचनाओं क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और स्ट्रासबर्गन ने 1875 में गुणसूत्र की खोज किया था। गुणसूत्र का कार्य क्या होता है, तो गुणसूत्री अनुवांशिक वाहक होता है, जो डीएनए अणुओं के बने होते हैं, जिनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित होता है। गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं, जो संतति कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। बात करेंगे लिंग निर्धारण की, तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडों के उस उष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर है या फिर मादा। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो मैकलंग के अनुसार लिंग भी एक अनुवांशिक लक्षण है। मानव में कुल 86 गुणसूत्र होते हैं, सॉरी 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 समजात जोड़े होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। पुरुष तथा स्त्री के लिंग गुणसूत्र एक जोड़ा भिन्न होता है। पुरुष में अगर हम बात करें तो 22 जोड़े प्लस एक्स वाई, तो 22 जोड़े अब प्लस एक्स वाई बोले तो 46 गुणसूत्र। स्त्री में 22 जोड़े प्लस एक्स एक्स बोले तो 46 गुणसूत्र। अर्थात मनुष्य में लड़के या लड़की होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर यहाँ पे बनाना चाहते बना लीजिए एक्स वाई, जब एक्स एक्स बनेगा तो एक्स एक्स मिलेगा, और जब एक्स और वाई मिलेगा तो एक्स वाई बनाएगा, जो कि नर होता है। तो ये है लिंग निर्धारण। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हालांकि ये इसमें नहीं, मैं आपको इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। अगला आता है आपका मासिक चक्र। सर ये मासिक चक्र क्या होता है, किसे कहते हैं सर मासिक चक्र, तो मादा प्राइमेटों में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिन्हें रजोधर्म कहा जाता है। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र पर प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडोत्सर्ग होता है और लगभग 3 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। अगला है निषेचन। सर निषेचन क्या होता है, ध्यान देना, तो अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक तथा शुक्राणु यानी नर युग्मक का
संलयन, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिन्हें निषेचन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे भ्रूणीय परिवर्धन। सर भ्रूणीय परिवर्धन में क्या लिखेंगे? तो गर्भाशय में निषेचित अंडे के प्रत्यारोपण के पश्चात अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं और यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाएं, जिन्हें कोरक खंड कहते हैं, की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को मुरूला कहा जाता है और यह कोरक पुटी के रूप में क्या हो जाता है सर? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? एक ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम लोग कोष कोरक कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय अंतःस्थल में अंतः स्थापित हो जाते हैं और इसे ही अंतरोपण कहते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है ना? उसके बाद है मनुष्यों में मनुष्य के युग्मनज में विदलन। अब मनुष्य के युग्मनज में विदलन किस प्रकार से होता है, यह बात ध्यान देते हैं। सबसे पहला आइटम डालेंगे विदलन या विखंडन या मुरूला का निर्माण। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है, अतः यह अनेक कोशिकाओं के समूह में विभाजित होता है। इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रक्रिया को विदलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? विदलन कहते हैं। और विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। ठीक है ना? दूसरा है ब्लास्टूला का निर्माण। इसमें क्या लिखेंगे? कोशिकाओं की बाह्य सतह चपटी होकर ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियल ग्रंथियों से स्रावित पोषक पदार्थ ग्रहण करती हैं। ट्रोफोब्लास्ट द्वारा तरल एक नई केंद्रक गुहा में एकत्रित हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसिल कहते हैं और यह एक पुटी में रूपांतरित हो जाती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगला है यहाँ पे अंतरोपण या प्रत्यारोपण। क्या होता है? तो मादा के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का स्थापित होना प्रत्यारोपण कहलाता है। सामान्यतः निषेचन के पश्चात 7वें दिन में होता है। वाह्य भ्रूण कलाएं और गर्भ झिल्लियां क्या होती हैं? तो यही इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? इसमें लिखेंगे वाह्य भ्रूण कलाएं सिर्फ एमनियोट्स जैसे स्तनी सरीसृप ट्रोफोब्लास्ट निर्मित करती है। ये विशेष कार्य करती हैं तथा 4 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वो होता है योग सैक। सर योग सैक क्या होता है? ध्यान देना, यह भ्रूण के नीचे विकसित होती है। योग सैक यह भ्रूण के नीचे विकसित होती है। इसकी भित्ति ट्रोफोब्लास्ट तथा एंडोब्लास्ट युक्त होती हैं, जो बाद में एंडोडर्म तथा मीसोडर्म में क्या हो जाती है सर? बदल जाती हैं। दूसरा है एमनियन। तो यह आंतरिक एक्टोडर्म तथा बाह्य मीसोडर्म का सबसे भीतरी भाग होती हैं। एमनियोन भ्रूण की रक्षा करती हैं और भ्रूण की बाहरी आघातों से भी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। उसके बाद है यहाँ पे कोरियन। सर कोरियन क्या होता है? तो यह भ्रूण के चारों ओर होती है तथा इसके भीतर की ओर दैहिक मीसोडर्म व बाहर की ओर एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट होता है। अगला है यहाँ पे अपरापोषिका। ये अपरापोषिका क्या होता है? तो इसका विकास एक छोटे कोष के रूप में भ्रूण के आहार नाल के एंडोडर्म से होता है। नाभि रज्जु की मदद से यह भ्रूण से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अपरा, जो कि प्लेसेंटा। सर अगर आपके पेपर में आ जाए अपरा क्या होता है, तो सीधा आप लिख देना है। क्या लिखना है? मादा एवं भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियां मुख्यतः जरायुज या अपरापोषिका गर्भाशयी दीवार के निकट स्थित होती हैं और भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री की गर्भाशयी श्लेष्मिका से मिलकर बनी संयुक्त संरचना, जिसके द्वारा भ्रूण तथा माता के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है, जिसे अपरा कहते हैं। सर अपरा के क्या क्या कार्य हैं? तो इसमें लिख देंगे आप लोग। अपरा वसा, ग्लाइकोजेन तथा लौह का संचय करता है। अपरा का ट्रोफोब्लास्ट इनमें से गुजरने वाले प्रोटीन का अपघटन करता है। ठीक है? उसके बाद लिखेंगे यह चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि रोगों से एंटीबॉडीज माता के रक्त से गर्भ में पहुंचकर इन रोगों से बच्चे को बचाती हैं और यह यकृत के निर्माण
ग्लाइकोजन का क्या करती है, संचय करती हैं। और अपरा एस्ट्रोडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, मानोकोरियन और गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG तथा मानव अपरी सोमेट्रोट्रोपिन HPS का श्रावण भी करती है बस। और यहाँ पर आपका जो मानव जनन है, जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे पूरा नोट्स कंप्लीट होता है, पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप क्लास 12th बायोलॉजी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, केवल आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए सर, क्योंकि आपके पेपर में आने वाला नहीं है। अगर आप केवल इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 101% गारंटी देता हूं कि आप बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर गेन कर सकते हैं। हमारे साथ सीओम के साथ आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको हम पेपर के साथ साथ पूरा नोट्स पढ़ा देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। आपका इतने में पूरा काम खत्म हो जाएगा। कोई अन्य आपको वीडियोस पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।